Morning, all of you. Beta, I am going to start your topic free and fair electoral competition from the chapter 1 of civics. What is democracy? Why democracy? Now I am going to start. In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament called Guangguo Renmin Daibao Dahui. देखिएगा बेटा, इसमें क्या है कि चीन की जो पार्लियामेंट है हर 5 साल के बाद चीन की पार्लियामेंट को बनाने के लिए चीन के अंदर यानी कि चाइना में इलेक्शन होते हैं। अब वो इलेक्शन होते हैं क्योंकि चाइना की पार्लियामेंट का नाम क्वांगो रेमामिन दाई वियाओ दाहुई है। ब्रैकेट में इसमें लिखा हुआ है नेशनल पीपल कांग्रेस, तो ये वहाँ का नाम है। इस पूरे चाइना से कितने मेंबर इस पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट किए जाते हैं? जो ये पार्लियामेंट बनाई जाती है अप्रॉक्सीमेट 3000 मेंबर्स, 3000 लोग चीन की इस पार्लियामेंट में इलेक्ट किए जाते हैं। और कुछ मेंबर्स का जो इलेक्शन है, कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट जो करते हैं वो वहाँ की आर्मी भी करती है, वहाँ की सेना भी। यानी कि पार्लियामेंट में 3000 मेंबर होते हैं, कुछ का इलेक्शन होता है, कुछ को वहाँ की सेना के लोग भी सेलेक्ट कर देते हैं। और वहाँ के इलेक्शन लड़ने से पहले सभी जितने भी वहाँ के इलेक्शन लड़ने के लिए जो भी जिनको अप्रूवल चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, जितने भी कैंडिडेट हैं उनको चीन की एक कम्युनिस्ट पार्टी है, इन्हें वहाँ की मंजूरी लेनी पड़ती है, वहाँ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज allied to it were allowed to contest election held in 2002 and 3। केवल कितनी, देखिए बेटा इन्होंने कहा है इसमें कि 2002 और 3 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें केवल ओनली कम्युनिस्ट पार्टी के आसपास, जो उसके आसपास की छोटी छोटी पार्टियां हैं, केवल उन्हीं के मेंबर्स को इलेक्शन जो है वो इलेक्शन में खड़े होने की परमिशन मिली थी। और लेकिन क्या होता है, छोटी छोटी पार्टी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है और जो पावरफुल पार्टी होती है उसको तो कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूवल देती ही नहीं है, क्योंकि उनको खुद का भी खतरा हो जाता है। तो जो छोटी छोटी पार्टी है केवल उनके मेंबर्स को ही परमिशन मिलती है कि वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो बेटा लेकिन क्या होता है, हमेशा गवर्नमेंट जो बनती है वो कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 में जब मैक्सिको की बात कर रहे हैं, ये मैक्सिको कहाँ पर है? मैक्सिको आपका नॉर्थ अमेरिका में है, मैक्सिको कंट्री, कैलिफोर्निया से नीचे। देखिएगा बेटा, मैक्सिको में हमेशा 6 साल के बाद वहाँ पर अपने प्रेसिडेंट को चूज़ करने के लिए इलेक्शन होते हैं। अभी चाइना की बात करें, जो पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, पार्लियामेंट को इसलिए चूज़ किया जाता है क्योंकि पार्लियामेंट के पास चाइना में पावर है कि वो अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। ठीक है बेटा, तो देश में कभी भी मैक्सिको में कभी भी मोनार्की नहीं आई, कभी भी वहाँ पर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया, फौजी शासन नहीं आया, लेकिन 2000 तक हर इलेक्शन में PRI नाम की वहाँ पार्टी थी, हमेशा उसको ही जीत मिलती थी, वही वोन होती थी। PRI क्या फुल फॉर्म है? इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। कहाँ की है? मैक्सिको की। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पुट होता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैक्सिको पार्टीज़, या फिर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PRI। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है जो अपोजिट पार्टी है, इलेक्शन में पार्ट ज़रूर लेती है अपोजिट पार्टी यानी कि जो पार्टी हमेशा जीतती है वो होती है, उससे अपोजिट हमेशा वो पार्ट ज़रूर लेती है, लेकिन बेटा उन्हें जीत हासिल नहीं हुई, कभी भी वो पार्टी वॉन नहीं हुई। तो इसमें दिया हुआ है कि जो अपोजिशन पार्टी है डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। द PRI वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। हमेशा क्या होता है, जो PRI है वो PRI जो मैक्सिको की पार्टी है, हमेशा वो डर्टी पॉलिटिक्स का यूज़ करती है जीतने के लिए, विन लेने के लिए, जीत हासिल करने के लिए बहुत गंदी राजनीति का यूज़ करते हैं, तरह तरह के हथकंडे लोग अपनाते हैं। तो जो गवर्नमेंट इनके ऑफिस हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनका पार्टी में जितनी भी बैठक होती है, जितनी भी असेंबलीज होती हैं, सबका वहाँ पे जाना, मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी है। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग।
टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। अब आप देखिएगा और तो और जो मैक्सिको के स्कूल्स हैं वहाँ पर टीचर्स को भी फोर्स किया जाता है कि वो लोग पेरेंट्स को यूज़ करें, पेरेंट्स को फोर्स करें कि आप PRI को वोट दीजिए, क्योंकि उनका बच्चा वहाँ स्कूल में पढ़ता है तो उनके मार्क्स से रिलेशन हो जाता है कि मार्क्स काट लिए जाएंगे या वगैरह वगैरह जो भी है। तो बेटा ये वहाँ पर किया जाता है। इट मीन्स क्या है कि PRI जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, ठीक है। जो वहाँ की मीडिया है, मीडिया देखिए जितने भी वहाँ पर अपोजिशन पार्टी हैं तो इसने क्या दिया, मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज दैम। जो वहाँ की मीडिया है, मीडिया क्या करती है, अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन कौन होती है, जब इलेक्शन में कोई दो पार्टी जो एक जीत जाती है और दूसरी हार जाती है तो जीतने वाली पार्टी की तो गवर्नमेंट बन जाती है, लेकिन जो पार्टी हार जाती है वो अपोजिशन कहलाती है। वो हमेशा जीतने वाली पार्टी पर नज़र बनाए रखती है कि इन्होंने क्या क्या कंट्री के अंदर काम किया, क्या क्या नहीं किया। और जब मीटिंग्स होती हैं तो वो इस मुद्दे को उठाते हैं कि तुमने वहाँ ये काम नहीं किया, अगर हमारी सरकार होती तो हम ऐसा करते वैसा करते। तो अपोजिशन पार्टी अपना पक्ष भारी रखने के लिए करती है, लेकिन अपोजिशन पार्टी उस विन होने वाली पार्टी के लिए जो भी दलील दे रही है, अगर वो सही भी दे रही है तो मीडिया अपोजिशन पार्टी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, उनको इग्नोर करती है। जबकि चाहे तो मीडिया उनके मुद्दे को उछाल सकती है, बार बार लोगों के सामने उस पॉइंट को ला सकती है कि जो पार्टी है, गवर्नमेंट है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। तो देखिएगा बेटा, लेकिन क्या करती है मीडिया, इग्नोर करती है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर सकती है, वो भी अपोजिशन पार्टी को ही क्रिटिसाइज़ करती है, यानी कि उनकी आलोचना करती है, उनकी बुराई कर सकती है। अब देखिएगा कई बार क्या हुआ है, कई बार बिल्कुल एट ए टाइम जो वोटिंग सेंटर बनाए हैं कि भाई यहाँ पर वोटिंग होनी है, अचानक से एट ए टाइम वोटिंग सेंटर चेंज कर दिए जाते हैं, एड्रेस चेंज कर दिया जाता है। अचानक से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मैसेज आता है कि वोटिंग यहाँ ना होकर दूसरी जगह हो रही है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग तो बेचारे वोट ही नहीं डाल पाते जिनको मैसेज नहीं मिल पाता। और PRI क्या करती है, जो लोग मैसेज नहीं, वोट नहीं डाल पाते तो PRI अपने कैंडिडेट्स के ऊपर, जो PRI के खुद के कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हैं उनके ऊपर, उनके कैंपेन के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करती है और बहुत सारा पैसा खर्च करती है और उन्हें जिताने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है, देखिए बेटा, अब इन्होंने दिया है कि क्या लगता है हमें, मतलब ये जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं इनको पढ़ने से कि भाई PRI मनी स्पेंड कर रही है, बहुत डर्टी पॉलिटिक्स का यूज़ कर रही है, टीचर्स को प्रेशराइज किया जा रहा है, ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी प्रेशराइज किया जा रहा है। तो ऐसा मतलब क्या लगता है कि क्या ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, इलेक्शन तो हो रहे हैं, क्या डेमोक्रेटिक हुए? नहीं। तो ये लोगों के मनपसंद चुनाव तो हो ही नहीं सकते। तो मैक्सिको के मामले में तो ये एक मतलब एक लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो वोट दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं बेटा कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर कुछ स्पेशलिटी हैं जो हमें जोड़ देनी चाहिए उसके अंदर। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे इलेक्शंस हैं वो एक तो फ्री होने चाहिए, फ्री मतलब स्वतंत्र, कि लोगों को प्रेशराइज ना किया जाए कि वो किसको वोट दे रहे हैं। दूसरा, वो फेयर होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि जो लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं उनके नाम से खुद की ही पार्टी के मेंबर ज़बरदस्ती वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल फेयर होने चाहिए, जिससे कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं उनके जीतने और हारने के जो उनके चांसेस हैं वो बिल्कुल इक्वल हो। लोग ये ना कहें कि वो ज़बरदस्ती जीत के आए हैं, तो यानी कि लोग सेटिस्फाइड रहें। तो ये टॉपिक हो गया है। अब आपकी नेक्स्ट स्टडी यहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो यानी कि एक इंसान, उसकी एक वोट और उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी गरीब ने वोट दी है। देखिएगा बेटा, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ का मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक एज बिल्कुल डिसाइड कर दी है। जैसे पहले 21 थी, अब इंडिया में तो हमारे 18 हो गई है कि भाई 18 साल होते ही राइट टू वोट इंडिया के सिटीज़न को मिल जाता है। तो देखिए बेटा, ऐसा नहीं हो कि अगर गरीब भी 18 साल का हो रहा है, राइट टू वोट उसको भी है, एक अमीर को भी है। लेकिन जब वो वोट देने जा रहे हैं, अगर किसी गरीब ने दी है वोट
तो बोल दें कि नथिंग है, इसको 1 काउंट किया जाएगा। अगर किसी अमीर ने दी है तो उसको भाई 2 में काउंट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, कि एक आदमी है उसे 1 वोट मिलनी चाहिए और उस वोट की वैल्यू सबकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिएगा इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इसमें दिया है कि 2015 में इन सऊदी अरेबिया 2015 की बात बताई है कि सऊदी अरेबिया में जो वुमेन थी डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। औरतों को तो राइट टू वोट दिया ही नहीं गया। ठीक है, औरतों को राइट टू वोट है ही नहीं। तो 1 पर्सन तो वन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, कोई भी हो लेकिन इंडिया का सिटीजन हो, मेल हो या फीमेल हो, जैसे 18 साल का होता है ही शी गेट राइट टू वोट, तो उसे मिल जाता है। उसके बाद में क्या है, देखिए बेटा जो पुरानी बुक है उसमें डेट नहीं दी हुई है, अब जो न्यू बुक्स आ रही है उसमें दिया हुआ है 2015। तो नेक्स्ट है, देखिए बेटा जो एस्टोनिया है, एस्टोनिया ने अपने सिटीजन्स के यहाँ पे कुछ रूल बनाए हैं। जो रूस में क्या है, जो मिनॉरिटी है रशिया के अंदर, जो मिनॉरिटी सोसाइटी है, मतलब जो संख्या में कम है, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में भारत में हिंदू ज़्यादा हैं तो मुसलमान लोग, क्रिश्चियंस लोग और ये जो पंजाबी होते हैं, ये मिनॉरिटी है, ये संख्या में कम है। तो जो संख्या में कम होते हैं उन्हें मिनॉरिटी बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो इन्होंने क्या है कि पहले तो रशिया में एस्टोनिया एक जगह है, वो उसने क्या किया, अपने यहाँ पे ऐसी नागरिक जो सिटीजनशिप है, ऐसी नागरिकता रखी कि मिनॉरिटी सोसाइटी के लोगों को वोट का राइट जो हासिल करने का राइट है बड़ी मुश्किल से होता था। उन्हें तो राइट टू वोट दिया ही नहीं जाता था कि नहीं नहीं जो धर्म के लोग यहाँ पर कम है उन्हें ज़्यादा राइट टू वोट नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट में दिया हुआ है नंबर 3, देखिए इन फिजी की बात है, फिजी कंट्री की। जो इलेक्शन सिस्टम है फिजी का, इलेक्ट्रोल सिस्टम है, यहाँ पर क्या है, सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। क्या कहते हैं लोग कि वहाँ के जो फिजी के जो वहाँ के मूल निवासी हैं, मूल निवासी समझते हो, जो वहीं के लोग हैं, वहीं के जो इंडिजीनियस जो वहीं के लोग हैं, उनके वोट की इम्पोर्टेंस, अगर कोई वहाँ पर इंडियन रह रहा है शुरू से ही, तो वहाँ पे क्या इन्होंने कहा है कि इंडिजीनियस की वैल्यू के कंपैरिजन में ज़्यादा है। मतलब कि फिजी कंट्री के अंदर फिजी के खुद के लोग भी हैं और जाके वहाँ पे इंडियन भी बस गए, चाहे बेशक वो कोई बच्चा वहाँ पे बचपन से रह के बड़ा हुआ है, उसके पेरेंट्स कभी उसके होने से पहले आ गए थे, लेकिन फिर भी एक इंडियन फिजियन, जो इंडियन फिजियन है, यानी कि जिस इंडियन को फिजी कंट्री की नागरिकता प्राप्त है, सिटीजनशिप मिली हुई है, तो उसे इंडियन फिजियन कहेंगे। इंडियन फिजियन के कंपैरिजन में एक फिजी सिटीज़न को जो वहाँ का इंडिजीनियस है उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है बेटा, तो उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है। तो मैंने आपको यहाँ तक करा दिया है। यानी कि क्या है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर जो भी क्या है इसमें दिया हुआ है, इन्हें डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीज़न, जो भी एडल्ट नागरिक है, वयस्क नागरिक है, उसका वोट होना चाहिए और हर वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मस्ट हैव 1 वैल्यू, एक वैल्यू होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, चाहे वो इंडिया का है, अगर उसे इंडियन की सिटीजनशिप मिली हुई है, इंडिया की बात कर रही हूँ, या डेमोक्रेसी की बात करो जिस भी कंट्री में है, अगर उसे वहाँ की सिटीजनशिप मिली हुई है, चाहे वो किसी भी कंट्री का है, तो उसके वोट की वैल्यू इक्वल होगी। तो ये होती है डेमोक्रेसी। क्या होती है कि सबको राइट टू वोट होना चाहिए, सबको सिटीजन को, और उसके बाद में सबकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो आज तक के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको बेटा यहाँ से पढ़ाऊँगी, ये देखिएगा, यहाँ से हम कल करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।